अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच पर महफूज फैसला सुना दिया है। बेंच में शामिल 5 जजेस ने इत्तफाक किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, जबकि मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरबाना ने फैसले से इख्तलाफ किया है। नोट में लिखा कि इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, लेकिन मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने से भी मुत्तफिक नहीं हो। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं, तमाम खाली नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरबाना ने फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। फैसले से जुज़वी तौर पर इख्तलाफ करता हूँ। इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट ना की जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शेख 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अली जफर ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करके जमहूरियत की पीठ पर खंजर घोंपा है। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हमें इसका नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको सुनने के बाद फैसला करेंगे। हमें अक्सरियत के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म का भी इंतखाब करना होता है। हमने दरख्वास्त की वज़ीर आज़म के इलेक्शन से पहले फैसला करें। अली जफर ने सदारती और सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या जनाब चेयरमैन, उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ तक तो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये रिज़र्व सीट्स दे देते हैं, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद वाली जो सीटें हैं, जो PTI बैक कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन की थी, उनको हम अभी सीटें हम आपका सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला करेंगे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हो रहा है उससे पहले और जो प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले आप ये रिज़र्व सीट्स का फैसला कर दें ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। ये भी हम बता रहे हैं कि अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लिया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा। तकरीब में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तकरीब में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर भी शरीक हुए। मुख्तलिफ ममालिक के सफीर भी तकरीब हल्फ बर्दारी का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ करवाया गया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। अवाम लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं। शिकस्त को तस्लीम करना सीख लें तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि बानी PTI ने खुद कहा कि सार्फर की कॉपी खो गई। ये कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारे कोड ट्रैक कर सकते हैं। 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सब इसके फैसले को तस्लीम करें। के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे।
अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान की अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। तो जो भी पॉलिसी वजीर आजम साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वजीर आजम नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। That alleged cipher is printed in an international publication. तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। ये जो लोग यहाँ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा जो जमहूरियत का दर्ज देते हैं वो अपने गिरेबान में झांके। उमर अयूब ने कहा हमारा एक कारकुन पुलिस तशद्दुद से बिस्तर मर्ग पर है, IG पंजाब को हटाया जाए, इस माहौल में कोई सरमायाकार नहीं आएगा। असद कैसर बोले साइफर को बुनियाद बनाकर बानी PTI को सजाएं दी गई। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए, हमारा लीडर झुका है, ना हम झुकेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो ही हुकूमत बनी, इनकी PDM आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर फॉर्म 47 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, मासूम शहरी, उसको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तर मर्ग पे है। उसके खिलाफ पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही पंजाब पुलिस। हम लोग आपकी अटेंशन, इस हाउस की अटेंशन उसकी तरफ करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। डॉक्टर उस्मान को वहां से जो IG पंजाब है इमीडिएटली रिमूव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करें। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है, हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जातियात पर हमले करने हैं तो कैसे चलेगा, बहुत हो चुका है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि किसी लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी नहीं बख्शा जाएगा, फिर ये कंपनी चलने वाली नजर नहीं आती। हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है, उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके, एक दूसरे को अंगेख्त करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर, तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। फॉर्म 47 वाले नहीं, 1947 वाले हैं। मौशी बहरान से ज़्यादा नियतों का बहरान है। टैक्स लगाना है तो जागीरदाराना निज़ाम पर लगाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा शोर शराबा एहतजाज से लग रहा है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है।
गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 नहीं 9047 हमारी शनाख्त है। और फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 45 हमारे पास है। हम सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी बहरान है, सबसे बड़ा बहरान माशी बहरान है, माली बहरान है। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। अगर आप खुद टैक्स अरबपति लोगों से नहीं लेंगे, अगर ज़राअत टैक्स नहीं देगी, अगर आपको ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाना है तो जागीरदाराना निज़ाम पर आप टैक्स लगाएं। जनाब आली, इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। इस निज़ाम के बतन से वो कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज़ उठा दिया गया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग अफसर हैं। उन्होंने स्क्रूटनी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात मंजूर किए। फारूक एश नाइक ने बताया कि आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया गया और इनके बतौर सदारती उम्मीदवार के कागजात मंजूर कर लिए गए। महमूद खान अचकजई के सदारत के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात में कहा गया कि महमूद अचकजई ने असम्बली फ्लोर पर एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बयान देकर आईने पाकिस्तान से इन्हिराफ किया। तमाम मसाइल को मिल बैठ कर हल कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा अली मोहम्मद खान बर्फ़ पिघलने का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, किसी न किसी को तो हमारे इत्तेहाद से तकलीफ होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है। बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद खान अचकजई साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफरत कम होगी कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। प्रिविलेज से एतराज़ जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं। और अब ये जानिए, मुस्लिम लीग नून ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी है। मुमकिना वज़रा के नाम सामने आने लगे। इसाक़दार वज़ीर ख़जाना के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आएंगे। अता तारर को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करने का इम्कान है, जबकि ख़ारजा आसिफ को वज़ीर दिफ़ा, एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत देने की तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के लिए कई अहम नाम सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी है। मुमकिना वज़रा में इसाक़दार का नाम वज़ीर ख़ज़ाना के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गया। ज़राई का कहना है अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अमीर मुकाम को भी शामिल किया जाएगा। ज़राई का कहना है शिजा ख्वाजा, अनुशा रहमान, अवैस लखारी और अब्दुर्रहमान कांजू को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी क़यादत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी सदारती इलेक्शन में बतौर MNA वोट देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की छोड़ी नशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये मामला, मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच का महफूज फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल 5 जजेस ने इत्तफाक किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जबकि इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ हाफिज़ एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ एहसान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इस पे एक कानूनी एतबार से ज़रूर रोशनी डालिएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला अब क्लियर हो गया है, तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके पास क्या है, वो क्या कर सकते हैं कानूनी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला किया है वो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 और उसके बाद हमारा सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट का, और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स 2017 है, उनको कंसीडर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल स्कीम है उसके मुताबिक एक फैसला दिया है। और वो बड़ा वाज़ेह है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर जीत के आते हैं तो वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो जनरल इलेक्शन के अंदर
इलेक्शन लड़के और जीत के उस असेंबली के अंदर आई है, उसको वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस भी ना हो, जिसने जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ना लिया हो, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। और इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ऑलरेडी रिजर्व सीट्स जो नॉन मुस्लिम या वीमेंस के लिए उसके लिए जजमेंट्स भी मौजूद हैं। दूसरा उस चीज के नंबर 1 ये है कि ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा, नंबर 2 ना इन्होंने रिजर्व सीट्स के लिए जो हमारा सेक्शन 57, 58 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 2023 को, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। नंबर 3 ये है कि उनके अपना जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिपेंडेंट सीट पर लड़ा, बल्कि उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा। नंबर 4 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस फरवरी 2024 के अंदर हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस भी ना हो और साइमल्टेनियसली ये बाइंडिंग हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स पे भी है कि वो सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को गजट नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकती हैं कि जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो उनका हिस्सा है रिजर्व सीट्स का वो बढ़ जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, और फिर उसके बाद जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या ओथ, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की है। हाँ, सिर्फ एक चीज ऐसी है कि जिसके अंदर उन्होंने उसकी रीजनिंग नहीं दी, और वो ये है कि जो सीट्स डिफरेंट पार्टीज को एलोकेट की गई हैं, मेरा ख्याल है कि ये वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको अगर चैलेंज किया जाता है, और जिस तरह आपने पहले भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करता है तो उसको पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, और अगर आप हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 आप उससे मुतमिन नहीं है तो फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन जो फैसला उन्होंने दूसरी पार्टीज को एलोकेट करने का किया उसकी रीजनिंग नहीं है, और मेरा ख्याल है कि शायद उस हद तक जो फैसला है वो डिफेंड करना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में मुश्किल होगा। लेकिन अदरवाइज बाकी चीजें जो उन्होंने कही हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक है, और ये जो फैसला आया है इसको पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई जो है इससे पहले अपने वो सारे प्रोसेस को पूरा कर लेती जो आर्टिकल 51 या सेक्शन 104 या रूल 92 की रिक्वायरमेंट है तो उनको सीट्स मिल जानी थी। नंबर 1 कि वो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती जिसने जनरल इलेक्शन लड़ना हो, या वो लड़ी होती या जिसने इरादा किया होता, और दूसरा ये है कि उनको किसी एक कैंडिडेट को अगर जिता के ये असेंबली के अंदर ले आते और फिर उसके बाद ये सारे इंडिपेंडेंट उस पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग केस आना था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है उसकी रिक्वायरमेंट, अब सिचुएशन वक्त के साथ वाज़ेह भी होगी। राजा खालिद महमूद माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब राजा साहब, सबसे पहले तो वक्त का शुक्रिया, क्या कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई थी। अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, जो कि वो एक इंदिया भी दे रहे हैं कि जी अब हम हायर फोरम पे जाएंगे? कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें, ये तो उनका लीगल राइट है, ये रेमेडी है जो उन्हें हासिल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है, ये आइन के मुताबिक है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो पार्टी है कि जिसमें इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन रिजल्ट्स के नोटिफिकेशन होने के बाद कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो दोज वर सपोर्टेड बाय द पीटीआई, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और उसके नाम से पहचाने गए और उसी के नाम से वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब इन्होंने रिजर्व सीट्स का जो क्लेम किया तो इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, उसकी सेक्शन है 104, वो ये कहती है कि जिस पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल दे देता है, जिस तरह इलेक्शन का शेड्यूल होता है जनरल इलेक्शन का कि फलां तारीख को आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं, फलां तारीख को स्क्रूटनी होनी है और फलां तारीख को आपके नॉमिनेशन पेपर्स का विड्रॉल है और फलां तारीख को पोलिंग और ये सारी चीजें। तो लाइकवाइज इसी तरह
इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट्स के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी हैं। वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो प्रायोरिटी की बुनियाद पे आपकी ख्वातीन की सीट्स भी हैं और आपकी जो अक़लियती सीटें हैं वो भी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले इलेक्शन कमीशन को एक कॉरेस्पॉन्डेंस, जिस तरह हाफिज साहब ने फरमाया, खतो किताबत के जरिए ये बरमला इस बात का इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो लिहाजा एक ऐसी पार्टी को जो जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपने नाम से, जिसने कोई लिस्ट फ्राहम नहीं की इलेक्शन कमीशन को अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो कतन एंटाइटल नहीं थी रिजर्व सीट्स की। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल अथॉरिटेटिव, एग्जॉस्टिव है, इलेबोरेटिव है और कानून आइन के मुताबिक है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, और हाफिज एहसान अहमद, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा? माहिरीन फ़ल्कियात ने मुमकिना तारीख बता दी। माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक कुम रमज़ानुल मुबारक 11 मार्च को होगा, ताहम हतमी तारीख का ऐलान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी चांद नज़र आने के बाद करेगी। रवां साल सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत पाकिस्तान में यकुम रमज़ान 11 मार्च को होने का इम्कान है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।